हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज। आज के इस वीडियो लेसन के माध्यम से क्लास 12 के बायो के सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे और स्क्रीन पे आप पीछे देख रहे होंगे एलर्जी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। एलर्जी शब्द आपने अपने जीवन में जरूर कभी ना कभी सुना होगा। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी महानता अपनी प्रदर्शित करते हैं कि उन्हें पढ़ाई से भी कभी कभी एलर्जी हो जाती है। तो एलर्जी अपने रोजमर्रा के जीवन में या ये शब्द आप बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एलर्जी वास्तव में क्या है? और क्लास 12 के बायो के सिलेबस को अगर हम हेल्थ एंड डिजीज, स्वास्थ्य और बीमारी के संदर्भ में जोड़ें, तो एलर्जी टॉपिक आप देखेंगे कि क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन शॉर्ट नोट यहाँ से हमेशा आता है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इसके होते हैं जो मुझे लगता है कि लगभग हर साल निश्चित तौर पे रिपीट किए जाते हैं। तो आज के क्लास में क्लास 12 के बायो के अपने हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में टॉपिक हम शुरू करेंगे और वो होगा एलर्जी के बारे में। तो आइए समझते हैं कि एलर्जी क्या है और एलर्जी क्यों होती है, एलर्जी किसे हो सकती है, एलर्जी होने पे बॉडी में क्या क्या लक्षण आ सकते हैं, एलर्जी को हम कैसे रोक सकते हैं। इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आज के क्लास में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि आप नाम से सुन रहे हैं एलर्जी, और मैंने तो आपको शुरू शुरू में ही इंट्रोड्यूस किया कि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने ये पढ़ाई लिखाई से भी थोड़ी उन्हें एलर्जी हो जाती है। हालांकि उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं बनती, एक नया जो है बूस्टर देना पड़ता है, फिर वो धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं एलर्जी की एक डेफिनेशन से। तो अगर हम एक एलर्जी की परिभाषा विकसित करें और एलर्जी के कारणों पर चर्चा करें, तो हम पाएंगे कि एलर्जी कुछ नहीं बल्कि हमारे प्रतिरक्षी कोशिकाओं का हाइपर सेंसिटिव हो जाना है। जब हमारी प्रतिरक्षी कोशिकाएं, आपने नाम सुना होगा प्रतिरक्षी कोशिकाओं का, इम्यूनो सिस्टम्स के बारे में, इम्यूनो सेल्स के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। ये शरीर की वो व्यवस्था, वो तंत्र होती हैं जो हमारे शरीर में रोग से लड़ती हैं, कीटाणुओं को भगाती हैं। तो एलर्जी जो है हमारी प्रतिरक्षी कोशिकाओं का या प्रतिरक्षी कोशिका का कुछ नहीं बल्कि अति नाजुक हो जाना है। जब ये अत्यंत नाजुक हो जाती हैं, किसी खास पदार्थ को लेके हाइपर सेंसिटिव हो जाती हैं, तो ये जो शरीर में जो विकार उत्पन्न करती हैं उसी को हम लोग कहते हैं बाबू एलर्जी। तो एलर्जी की एक बहुत सिंपल परिभाषा आप विकसित कर सकते हो कि एलर्जी जो कुछ नहीं बल्कि एक हाइपर सेंसिटिविटी है। किसकी भाई? तो हमारे प्रतिरक्षी कोशिकाओं की। हमारी प्रतिरक्षी कोशिकाएं जो इम्यूनो सिस्टम है वो अत्यंत उग्र हो जाता है, नाजुक हो जाता है और ऐसा एक्शन लेता है जो नॉर्मल केस से या थोड़ा सा एबनॉर्मल होता है, उसी को हम लोग एलर्जी की संज्ञा देते हैं। यानी एलर्जी को आप कह सकते हैं इम्यूनो सिस्टम की हाइपर एक्टिविटी। आपके इम्यूनो सिस्टम की यानी प्रतिरक्षी कोशिकाओं की या उस तंत्र की क्या डेवलप हो गई है भाई? हाइपर एक्टिविटी। हाइपर हो गया है, आप ये भी वर्ड सुने होंगे, बड़ा हाइपर हो गया है। तो जब ये हाइपर एक्टिविटी शो करता है इम्यूनो सिस्टम किसी खास पदार्थ को लेके, किसी खास पदार्थ को लेके जब वो हाइपर सेंसिटिव या हाइपर एक्टिव हो जाता है, तो ऐसे व्यवस्था जो विकार शरीर में उत्पन्न करती है उसे हम एलर्जी कहते हैं। और वो सभी खास पदार्थ जो इस एलर्जी को प्रेरित करते हैं उसे हम एलर्जेंस कहते हैं। दो शब्द यहाँ पे आप ध्यान से सुनेंगे, एक है एलर्जी और दूसरा है एलर्जेंस। तो एलर्जी को मैंने कहा कि प्रतिरक्षी कोशिकाओं के हाइपर एक्टिव हो जाने से शरीर में जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम एलर्जी कहते हैं। और वो सभी खास पदार्थ जो एलर्जी को प्रेरित करते हैं उसे हम एलर्जेंस कहते हैं। तो आप दोनों चीज में अंतर समझ रहे होंगे, एलर्जी और एलर्जेंस में। तो एलर्जी को प्रेरित करने वाला, एलर्जी को प्रेरित करने वाला पदार्थ वो जो है एलर्जेंस कहलाता है। तो एलर्जेंस की भी परिभाषा आप समझ जाएंगे कि वह पदार्थ जो एलर्जी को प्रेरित करे वही कहलाएगा एलर्जेंस। तो सवाल है किसे हम एलर्जेंस कह सकते हैं, किसे आपको एलर्जी हो सकती है, कौन से वो खास पदार्थ हैं जो एलर्जी को प्रेरित करते हैं। तो आप पाएंगे कि प्रमुख एलर्जेंस की जो कैटेगरी है उसमें बहुत तरीके के इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले फैक्टर देखने को मिलेंगे। कुछ लोगों को तो
किसी खास फूड से भी एलर्जी होती है, फूड से भी एलर्जी हो जाती है भाई। कौन से फूड से? तो देखिएगा, बहुत लोगों को रेड मीट से बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है, किसी को फिश खाने से एलर्जी हो जाती है, किसी को अंडा खाने से एलर्जी हो जाती है। तो एलर्जेंस कोई फूड भी हो सकता है जो आपके बॉडी में एलर्जी को प्रेरित कर दे। एलर्जी जनरली जो पॉलन डस्ट, आपने नाम सुना होगा, पराग कण जो होते हैं उनसे जो धूल कण निकलते हैं वो भी एलर्जी को प्रेरित कर सकता है। नॉर्मली जो धूल वगैरह से भी बहुत लोगों को, डस्ट वगैरह से भी एलर्जी होती है। बहुत लोगों के जो एनिमल डेंडर्स होते हैं, जानवरों के जो मलमूत्र वगैरह होते हैं, वो भी एलर्जी को प्रेरित करते हैं। यानी किसी एक खास पदार्थ को आप एलर्जेंस नहीं कह सकते। एलर्जेंस एक बहुत सारे पदार्थों का समूह हो सकता है, चाहे वो खाद्य सामग्री हो। बहुत लोगों को तो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो जाए, अगर सनलाइट का, सूरज का प्रकाश मिले, उससे भी एलर्जी होता है। एलर्जेंस के लिए आप देखेंगे कि कुछ लोगों को कोल्ड से एलर्जी होती है, किसी को बहुत ज़्यादा गर्मी से एलर्जी होती है। तो एलर्जेंस बहुत सारे हो सकते हैं, और ये बहुत सारे एलर्जेंस एक ही चीज़ प्रेरित करते हैं जिसे आप एलर्जी कहते हैं। तो अभी तक आप समझ रहे होंगे, दो शब्द एलर्जेंस और एलर्जी के बारे में समझ रहे होंगे। एलर्जी क्या है? तो हमारे प्रतिरक्षी कोशिकाओं का, यानी इम्यूनो सिस्टम का या इम्यूनो सेल्स का हाइपर एक्टिव हो जाना है। ये हाइपर एक्टिव होते हैं तो एलर्जी प्रेरित करते हैं। और वो सभी खास पदार्थ जो इस हाइपर एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, यानी एलर्जी को लेके आते हैं, उसे हम एलर्जेंस कहते हैं। अगर हम कुछ कॉमन एलर्जेंस के नाम कहें तो आप ये सब लिस्ट में लिख सकते हैं। मीट, फिश, एग, ये फूड में कुछ एलर्जेंस हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों को जो है पॉलन डस्ट से एलर्जी होती है। नॉर्मल धूलकण होते हैं वो एलर्जी देते हैं। सूर्य का प्रकाश भी जो है, बहुत ज़्यादा सनलाइट भी किसी किसी के लिए एलर्जेंस का काम करता है। और ठंडी, गर्मी, ये सब के सब एलर्जेंस को बढ़ावा देते हैं, एलर्जी को प्रेरित करते हैं। अब आते हैं कि ये जो एलर्जेंस है, एलर्जेंस तो कोई भी हो सकता है, कोई भी पदार्थ जो एलर्जी को प्रेरित करे। ये जो एलर्जेंस है, ये एलर्जी को प्रेरित कैसे करते हैं? कुछ पदार्थ एलर्जी को प्रेरित करते हैं जिसे आप एलर्जेंस कह रहे हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंस यहाँ पे छिपी हुई है कि वो कौन है एलर्जेंस जो एलर्जी को प्रेरित कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो आप पाएंगे कि जो एलर्जेंस हैं वो एलर्जी को प्रेरित करते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो आता है एंटीबॉडी को लेके। एक एंटीबॉडी है आपके बॉडी में जो इस एलर्जी को मेडिएट करता है। और ये क्वेश्चंस बिहार बोर्ड के क्लास 12 के एग्जाम में हमेशा रिपीट होता है कि विच एंटीबॉडी मेडिएट्स हाइपर सेंसिटिविटी। किस एंटीबॉडी के द्वारा एलर्जी को प्रेरित किया जाता है? तो आप याद रखेंगे IgE एंटीबॉडी जो होता है वो एलर्जी को प्रेरित करता है। एंटीबॉडी जो है वो प्रतिरक्षी कोशिकाओं को या प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं, और ये प्रोटीन के बने हुए एक तरीके से पार्ट होते हैं। इसीलिए इन्हें हम शॉर्ट में बोलते हैं इम्यूनोग्लोब्युलिन। ग्लोब्युलिन, इसीलिए शॉर्ट में इनको बोला जाता है IG। और एंटीबॉडी ई जो है वो इस एलर्जी को मेडिएट करता है, प्रमोट करता है। तो एंटीबॉडी ई ऐसा करता क्या है जिससे हमें एलर्जी लगती है या किसी खास चीज से बार बार एलर्जी लगती है? मान लीजिए ये कोई एलर्जन है, ये कोई एलर्जेंस है, कोई भी एक एलर्जेंस के नाम बता सकते हैं आप, फूड से लेके फिश तक। मान लीजिए मैंने डस्ट लिख दिया, ये डस्ट है, यही एलर्जेंस है। ये हमारे बॉडी के अंदर आया, ठीक है। जब ये हमारे बॉडी के अंदर आ रहा है तो डस्ट के बॉडी के अंदर इंटर करने से, डस्ट जो है वो हमारे बॉडी में एक तरीके से इंटर कर रहा है। तो इंटर करने पे क्या हुआ कि ये जो एंटीबॉडी है ना, एंटीबॉडी जिसका नाम है IgE, ये एंटीबॉडी डस्ट को लेके, इम्यूनो सेल्स अति नाजुक हो गए थे, हाइपर सेंसिटिव हो गए थे। तो हाइपर सेंसिटिव होने की वजह से इन्होंने ये वाला एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर दिया। पहली बार मान लीजिए कभी कोई डस्ट जो है आपके बॉडी में आया, तो इस डस्ट के आने से हमारे बॉडी के अंदर के जो इम्यूनो सेल्स थे, इन्होंने, मैकेनिज्म है, आपने पढ़ा होगा कि कोशिका के माध्यम से प्रतिरक्षा मिलती है, एंटीबॉडी के माध्यम से प्रतिरक्षा मिलती है। तो आप ये कल्पना करिए कि इन्होंने एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर दिया और ये IG एंटीबॉडी जो है प्रोड्यूस्ड हुआ,
और हुआ क्या कि अब एक बार ये घटना पहली बार घटी, अब यही चीजें बार बार रिपीटेड मोड में अगर आपके बॉडी में एंट्री हो रहा है, तो ये जो आईजीई जो एक्टिवेटेड हो रहा है, ये आईजीई एक्टिवेट होके फटाफट जो है एक अपना दोस्त खोज लेगा सेल में, और सेल का नाम होगा मास्ट सेल। इस मास्ट सेल को एक तरीके से ट्रिगर करेगा कि भाई एंटीबॉडी ई प्रोड्यूस्ड हो गया है, यानी कि बॉडी में कुछ गड़बड़ हो रहा है, ऐसा सोचना प्रतिरक्षी कोशिकाओं का है। तो जब प्रतिरक्षी कोशिकाएं इस तरीके का गड़बड़ झाला समझती हैं, तो ये जो एंटीबॉडी ई है ना, ये मास्ट सेल के सरफेस पे बाइंड कर जाता है और बोलता है कि भाई शरीर में जो गड़बड़ हुआ ना, ये जो एलर्जन आया है ना, इसके अगेंस्ट में कोई एक्शन करो। तो ये जो मास्ट सेल है, ये एक्शन करना शुरू करता है और ये केमिकल रिलीज करता है, जिसे हम बोलते हैं हिस्टामिन और सेरोटोनिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम में पूछा जाता है कि एलर्जी के लिए कौन सा एंटीबॉडी उत्तरदायी है, तो बड़ी आसानी से आप बोल देंगे एंटीबॉडी ई उत्तरदायी है। फिर पूछा जाएगा एंटीबॉडी ई जो है वो क्या करता है, तो मास्ट सेल के सरफेस पे एक तरीके से सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है, मैसेज प्रोवाइड कर रहा है कि आप केमिकल रिलीज करो, और जो जिसको भी एलर्जी है उसके बॉडी में मास्ट सेल ने ये दो केमिकल रिलीज कर दिए, जिसका नाम है हिस्टामिन और सेरोटोनिन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एलर्जी के दौरान स्रावित होने वाले दो प्रमुख रसायन कौन है जो मास्ट सेल के द्वारा सेक्रेट किए जाते हैं, तो वो है हिस्टामिन और सेरोटोनिन। या क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि हिस्टामिन और सेरोटोनिन का स्राव इनमें से किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखेंगे मास्ट सेल के द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है, जब ये एंटीबॉडी ई जो है इस एलर्जेंस के प्रति जो है उत्तरदायी हो जाता है और बॉडी को तैयार करता है कुछ एक्शन लेने के लिए। तो मुख्य तौर पे हम ये समझ रहे हैं कि एलर्जेंस जो है ना, वही एलर्जी क्रिएट करते हैं, एलर्जेंस जो है वही एलर्जी क्रिएट करते हैं। और ये जो एलर्जी हो रही है उसमें जो एंटीबॉडी भाग ले रहा है उसको हम लोग कह रहे हैं आईजीई एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी क्या कर रहा है, तो ये एक तरीके से मास्ट सेल के सरफेस पे एक तरीके से सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है कि भाई आप वो केमिकल रिलीज करो जो आप इस तरीके के कंडीशन में जब एलर्जेंस आते हैं तो आप रिलीज करते हो। तो इन्होंने कौन सा केमिकल रिलीज कर दिया भाई, इन्होंने रिलीज कर दिया ये हिस्टामिन रिलीज कर दिया और साथ ही साथ सेरोटोनिन रिलीज कर दिया। तो ये रिलीज होने के बाद व्यक्ति के बॉडी में, इंडिविजुअल के बॉडी में कुछ लक्षण आने शुरू हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा रनिंग नोज, नाक बहना शुरू हो जाएगा, ईचिंग खुजली शुरू हो जाएगी, थोड़ी सी आंखों में लालिमा रेडनेस आना शुरू हो जाएगा, और ये धीरे 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 बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा सीवियर फॉर्म तक भी जा सकता है। हालांकि नॉर्मल केसेस में एलर्जी के जो लक्षण हैं, अगर हम लक्षण की बात करें, जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं वो बड़ी कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जहाँ पे लोगों को रनिंग नोज, नाक बहना ये कॉमन होता है। उसी तरीके से वाटरी आई हो जाता है, आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है, साथ ही साथ ईचिंग होना शुरू हो जाता है, खुजली वगैरह होती है, और ज़्यादा आप रेडनेस वगैरह देखने को मिल सकता है। बहुत जगह पे तो बॉडी पे जो है वो चकत्ते वगैरह पड़ने शुरू हो जाते हैं, और नॉर्मली जो है खुजली वगैरह जो बता रहे थे वो होना शुरू हो जाता है। तो ये कॉमन सिम्टम्स एलर्जी के केस में देखने को मिलता है। अब वो सरफेस, अगर आपका रेस्पिरेटरी सरफेस पे भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे म्यूकस डिस्चार्ज हो जाते हैं, जो नाक जो है वो ब्लॉक भी हो जाता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने शुरू हो जाते हैं, ये सब जनरल सिम्टम्स हैं एलर्जी के। लेकिन कभी कभी एलर्जी इतना ज़्यादा सीवियर हो जाता है कि ये एनाफिलेक्टिक शॉक को भी प्रेरित करता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चंस आता है कि ये एनाफिलेक्टिक शॉक क्या कहलाता है और ये क्या है। तो बहुत ज़्यादा सीवियर एलर्जी होने की वजह से हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में हिस्टामिन और सेरोटोनिन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दो तरीके के केमिकल रिलीज होते हैं। तो जब आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा हिस्टामिन रिलीज होगा ना, तो ये क्या करेगा,
आपका जो ब्लड वेसल्स है ना, मान लो ये आपका ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल्स को ये थोड़ा सा एक तरीके से और चौड़ा कर देगा। तो चौड़ा करने से क्या होगा कि आपका ब्लड प्रेशर जो है ना अचानक से ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। तो एनाफिलेक्टिक शॉक एक ऐसी अवस्था है जो सीवियर एलर्जी की वजह से होती है। ये पॉइंट आप जरूर नोट करेंगे कि एनाफिलेक्टिक शॉक का संबंध एलर्जी से है। इस परिस्थिति में क्या होती है कि बहुत गंभीर एलर्जी होती है, और इसमें होता क्या है कि आपके बॉडी में बहुत ज्यादा हिस्टामिन रिलीज होने की वजह से आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें एक तरीके से डायलेशन देखने को मिलता है, वो फैलते हैं, और इस वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बीपी जो है वो एकदम से ड्रॉप हो जाता है। अगर ऐसी स्थिति में एक तरीके से बॉडी के लिए इमरजेंसी आ जाती है, तो एलर्जी से कभी कभी लोगों की जान भी जा सकती है। बहुत लोगों को पेनिसिलिन वगैरह से या किसी खास तरीके के केमिकल वगैरह से इतनी गंभीर एलर्जी होती है। बहुत लोगों को तो सी फूड से एलर्जी होती है। समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं वो तो एडिक्टेड होते हैं, लेकिन जो बाहर से लोग समुद्र घूमने जाते हैं तो वो सी फूड खाते हैं, मछलियाँ खाते हैं। तो समुद्री मछली खाने के साथ ही बॉडी में बहुत भयंकर वाली ईचिंग शुरू होती है, और कभी कभी तो इतनी ज़्यादा ईचिंग शुरू हो जाती है कि आदमी जो है एकदम परेशान हो जाता है। तो ये परेशानी का वजह यही है कि अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए, तुरंत जो है वो इमरजेंसी के लिए अपने को तैयार नहीं किया जाए, तो एनाफिलेक्टिक शॉक भी हो सकता है और ये जानलेवा भी हो सकता है। आमतौर पे एलर्जी जानलेवा नहीं होता। एलर्जी कोई बीमारी का कोई बृहद स्वरूप नहीं है। हमारी प्रतिरक्षी कोशिकाएं थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील हो गई हैं किसी खास पदार्थ को लेके, उसी को आप एलर्जी कह रहे हैं। तो याद रखेंगे एनाफिलेक्टिक शॉक का संबंध जो है एलर्जी से है। और यहाँ पे क्या होता है कि हिस्टामिन के बहुत ज़्यादा स्राव होने के कारण ब्लड प्रेशर वगैरह में सडन ड्रॉप देखने को मिलता है। ये बॉडी के लिए एक इमरजेंसी सिचुएशन होता है, और इस समय एड्रेनिल एड्रिनल हार्मोन जो होता है ना, इमरजेंसी हार्मोन, तो एड्रेनलिन वगैरह जो है सप्लाई किया जाता है बॉडी को, ताकि जल्दी से जल्दी रिकवरी को प्रमोट किया जा सके। तो एनाफिलेक्टिक शॉक भी हो सकता है, ये एलर्जी के सिम्टम्स में आते हैं। अब आता है कि अगर एलर्जी के ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो फिर उसका क्या प्रिवेंशन हो सकता है, क्या कंट्रोल हो सकता है। तो आपको बस यही करना है कि आपके बॉडी में ये जो रिलीज हो रहा था ना हिस्टामिन, इसी हिस्टामिन के रिलीज को मिनिमाइज करना है, कम करना है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं, एंटी हिस्टामिन ड्रग ले लेंगे। जब एंटी हिस्टामिन ड्रग लेंगे तो ये जो है एलर्जी को एक तरीके से एलर्जेंस के प्रभाव को और एलर्जी को मिनिमाइज करेगा, कम कर देगा। तो एलर्जी का जब हम रोकथाम और नियंत्रण की बात करते हैं, अगर हम कंट्रोल और प्रिवेंशन की बात करें, तो सिंपली हमें एंटी हिस्टामिन ड्रग पे ऊपर डिपेंडेंसी बनानी पड़ती है। जब भी हम ड्रग लेते हैं तो वह हिस्टामिन के एक्सेसिव स्राव को रोकता है, और जब बहुत ज़्यादा हिस्टामिन का स्राव जो होगा तो एलर्जी आपकी जो है वो और सीवियर होती जाएगी। ये ड्रग जो है उसको मिनिमाइज कर देता है। शिक्षा और जागरूकता, एजुकेशन और अवेयरनेस किसी भी तरह के एलर्जी और किसी भी तरह के डिजीज से बचने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो टूल हो सकता है। तो ये शिक्षा और जागरूकता की ओर भी हमें जाना होगा, जहाँ पे हमें समझना होगा कि एलर्जी कोई बीमारी नहीं है, बल्कि हमारे इम्यूनो सिस्टम का, इम्यूनो सेल्स का एक हाइपर एक्टिव या हाइपर रेस्पॉन्स है। तो उस रेस्पॉन्स को हमें एक तरीके से मिनिमाइज करना है, और ये समझने की कोशिश करनी है कि हमारी जो एलर्जी हो रही है वो किससे रही है। धूल डस्ट से एलर्जी हो रही है तो आपको बार बार उस एक्सपोजर से अपने को बचाना होगा। धूप से एलर्जी है तो आपको जाने से बचना होगा, क्योंकि कोई ऐसी दवा नहीं है जिसको खा के आप धूप में निकलेंगे तो आपको एलर्जी नहीं होगी, अगर एलर्जी होती है तो कहने का सेंस ये है कि आप एजुकेशन और अवेयरनेस के पर्पज से आप एलर्जी के मुख्य कारक को, एलर्जेंस की पहचान करेंगे, और अगर एलर्जन की पहचान होने से आप उससे दूरी बनाएंगे, तो दूरी बनाएंगे तो वो एलर्जन का एक्सपोजर आपके बॉडी पे नहीं होगा, और नहीं होने से आप जो है ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे और एलर्जी के कुप्रभाव से बचते रहेंगे। तो अगर एग्जाम में शॉर्ट नोट लिखने के लिए एलर्जी के बारे में आपको आता है, तो मुझे लगता है कि 4 या 5 पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे वो ये होंगे कि एलर्जी जो है एक बीमारी ना होके, इसको हमने क्या कहा, प्रतिरक्षी कोशिकाओं का प्रतिरक्षी कोशिकाओं का प्रतिरक्षी कोशिकाओं का क्या है भाई, अत्यंत नाजुक होना। अत्यंत नाजुक होना या बहुत ज़्यादा
एग्रेसिव होना, उत्तेजित होना। प्रतिरक्षी कोशिकाएं ऐसा करती हैं तो इसी को आप एलर्जी कहते हैं। ये होगा पॉइंट नंबर 1 जो आप तैयार करेंगे शॉर्ट नोट के लिए। दूसरी बात, एलर्जी के लिए जो दूसरा मुख्य जो बात बताएंगे वो बताएंगे एलर्जेंस। एलर्जेंस के वजह से एलर्जी होती है, और एलर्जेंस फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। और हम लोगों ने उसकी लिस्ट बनाई थी कि वो डस्ट हो सकता है, वो पॉलन ग्रेन हो सकता है, पराग कण वगैरह भी होते हैं, वो भी हो सकता है। एनिमल्स के बहुत सारे जो मलमूत्र होते हैं वो सब भी बहुत लोगों के लिए एलर्जी का कारण बनता है। बहुत सारे फूड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चाहे वो फिश हो, चाहे वो एग हो, ये भी एलर्जी क्रिएट कर सकते हैं। गांव में आप देखे होंगे बहुत लोग बैगन की सब्जी भी खाने से बचते हैं, क्योंकि वो भी एक एलर्जेंस के कैटेगरी में आता है। उसी तरीके से बहुत ज़्यादा जो है वो धूप जो है वो एलर्जी क्रिएट कर सकती है, बहुत ज़्यादा ठंड क्रिएट कर सकती है एलर्जी। तो ये सभी एलर्जेंस दूसरा आपका पॉइंट होगा। तीसरी बात जो एलर्जी में आप कहेंगे वो होगा मुख्य तौर पे एंटीबॉडी के बारे में। जो एंटीबॉडी एलर्जी के लिए उत्तरदायी है वो है आईजीई। तो ये बिल्कुल याद रखेंगे, एलर्जी के लिए उत्तरदायी एंटीबॉडी कौन है, तो वो है आईजीई। एक नंबर का सवाल निश्चित तौर पे एग्जाम में आएगा। एंटीबॉडी ई के अलावा जो अगली भूमिका होगी वो होगी आपको मास्ट सेल की। ये मास्ट सेल जो है वो इसी एंटीबॉडी के साथ एक तरीके से ज्वाइन हो जाता है, और इस मास्ट सेल के सरफेस पे एक विशेष प्रकार का केमिकल रिलीज होता है जिसको आप बोलते हैं हिस्टामिन और सेरोटोनिन। ये आपका सबसे की पॉइंट होगा, इसे आप बिल्कुल याद रखेंगे। तो एलर्जी में ये 3 फैक्ट्स को आपको जोड़ना जरूरी है। एक एलर्जी की परिभाषा, दूसरा एलर्जी का कारण वो एलर्जेंस, और तीसरा एंटीबॉडी की भूमिका, और मास्ट सेल के द्वारा रिलीज होने वाला हिस्टामिन और सेरोटोनिन। हालांकि एलर्जी से बहुत गंभीरता या बहुत गंभीर एलर्जी अगर है तो वो एनाफिलेक्टिक शॉक की ओर भी ले जाती है, वो भी एक पॉइंट्स कंसिडरेशन में आप जरूर रखेंगे। अगर रही बात ट्रीटमेंट की, कंट्रोल की, तो वहाँ पे आपको सिर्फ यही देखना है, एंटी हिस्टामिन ड्रग का इस्तेमाल करना है। कभी कभी स्टेरॉइड्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो एक तरीके से इसके कुप्रभाव को और एक्सेसिव केमिकल जो रिलीज हो रही है उसको ये मिनिमाइज करेंगे। तो एलर्जी को लेके प्रतिरक्षी कोशिकाओं के हाइपर एक्टिव होने से शरीर में जो विकार उत्पन्न हुआ वो एलर्जी कहलाता है। मैंने आपको जब प्रतिरक्षा तंत्र पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती हैं वो स्वयं और पर के भेद को जानती हैं। उससे संबंधित एक नया तथ्य हम लोग एलर्जी के बाद और जोड़ने वाले हैं, और वो ये है कि आपकी जो प्रतिरक्षी कोशिकाएं हैं उनका लक्षण क्या होता है कि वो स्वयं मतलब अपने बॉडी का कौन है और पराया कौन है। स्वयं यानी सेल्फ, और पराया मतलब शरीर से बाहर का यानी नॉन सेल्फ। हमारे शरीर की प्रतिरक्षी कोशिकाएं इस स्वयं और पर के भेद को जानती हैं और इसी जानने की वजह से सामान्य तौर पे आपको रोगों से लड़के कीटाणुओं से बचाती हैं। लेकिन कभी कभी ये प्रतिरक्षी कोशिकाएं जब अति नाजुक हो जाती हैं तब तो एलर्जी क्रिएट कर देती हैं, और कभी कभी ये स्वयं और पर के भेद को भूल जाती हैं। मीन्स आपका इम्यूनो सिस्टम एकदम अनेबल है रिकॉग्नाइज करने में कि अपना कौन है और पराया कौन है। तो ऐसी स्थिति में ये प्रतिरक्षी कोशिकाएं अपने खुद के कोशिका को नष्ट करने लगती हैं, खुद के कोशिका को नष्ट करने लगती हैं। जब ये ऐसा करती हैं तो इससे शरीर में एक विकार उत्पन्न होता है, और इस विकार को हम लोग बोलते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑटो इम्यूनिटी। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ऑटो इम्यूनिटी क्या है। हिंदी में बोलते हैं स्व प्रतिरक्षा। स्व प्रतिरक्षा एग्जाम में आएगा, स्व प्रतिरक्षा क्या है, तो आप बोलेंगे कि जब हमारे शरीर की प्रतिरक्षी कोशिकाएं
स्वयं और पर के भेद को नहीं जानती हैं, तो वैसी स्थिति में वो अपने ही कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं। शरीर में उत्पन्न इस विकार को हम स्व प्रतिरक्षा या ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। यानी प्रतिरक्षा तंत्र जब अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है, जरूरत से ज़्यादा एग्रेसिव होके करता है, तो दो तरीके का विकार आपने पढ़ा। पहला एलर्जी, जब हाइपर एक्टिव हो जाता है, और दूसरा जब अपने और पराये के भेद को नहीं समझ पाता है प्रतिरक्षी कोशिकाएं, तो शरीर में जो विकार उत्पन्न होती है, उसे जो डैमेज हुआ, उसे जो रोग हुआ, उसी को हम लोग कह रहे हैं ऑटो इम्यूनिटी, स्व प्रतिरक्षा। तो हम लोग का अगला पॉइंट जो होगा वो होगा स्व प्रतिरक्षा। अब देखिए ना, जब आप स्व प्रतिरक्षा लिखते हैं ना, तो ऐसा लगता है स्वर्गीय प्रतिरक्षा लिख रहे हैं। स्वर्गीय प्रतिरक्षा, स्वर्गीय वर्ड यूज करते हैं वो जो नहीं रहता उसके लिए। तो प्रतिरक्षी कोशिकाएं कुछ ऐसा ही कर रही हैं। अपनी जो मूल इनकी जो टेंडेंसी है, इनकी जो मूल प्रवृत्ति है, इनकी जो खास यूएसपी है, कैरेक्टर है, उससे ये हट के काम कर रही हैं। सामान्य परिस्थिति में क्या होता है, अपने और पराये के भेद को ये जानती हैं, मेमोरी के ऊपर बेस्ड होती हैं, ये आपने पढ़ा है। लेकिन यहाँ स्व प्रतिरक्षा में क्या हो रहा है कि प्रतिरक्षी कोशिकाएं स्वयं एवं पर के भेद को भूल जाती हैं। प्रतिरक्षी कोशिका स्वयं अपने शरीर का कौन है, यानी सेल्फ, तथा पर यानी पराया, नॉन सेल्फ, सेल्फ तथा नॉन सेल्फ के भेद को नहीं समझ पाती है या नहीं समझ पाना, यही है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी क्या है भाई? तो जब प्रतिरक्षी कोशिकाएं स्वयं तथा पर के भेद को नहीं समझ पाती है, तो वैसी स्थिति में वो अपने खुद के कोशिकाओं को नष्ट करती है। उसी को हम लोग बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी या स्व प्रतिरक्षा। अब आज के डेट में बहुत ऐसे लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन की वजह से, कमजोर इम्यूनो सिस्टम की वजह से ऑटो इम्यूनिटी के बहुत सारे केसेस आते हैं। लेकिन आपको इन दो एग्जाम्पल्स को जरूर से याद रखने हैं। पहला है रूमेटाइड अर्थराइटिस। ये जो गठिया जिसे आप साधारण भाषा में बोलते हैं बाबू, वो उसी का एग्जाम्पल है। रूमेटाइड अर्थराइटिस कहिए या इसे आप गठिया कहिए। बहुत सारे लोगों को गठिया का दर्द होता है। तो गठिया जो है, अगर रूमेटाइड अर्थराइटिस है, वो क्योरेबल नहीं है, ट्रीट नहीं हो सकता, क्योंकि प्रतिरक्षी कोशिकाएं समझ नहीं पाई और उन्होंने गलती से अपनी कोशिकाओं को नष्ट कर दिया। तो रूमेटाइड अर्थराइटिस जो है वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है ऑटो इम्यूनिटी का। वैसे आप देखें तो थायराइडाइटिस भी होता है, थायराइड में इन्फ्लामेशन होता है, थायराइड ग्रंथियों में सूजन होता है। ये भी थायराइड ग्रंथि से संबंधित विकार, जिसे हम हसीमतोस थायराइडाइटिस कहते हैं, ये भी एक प्रमुख उदाहरण है ऑटो इम्यूनिटी का। यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित दो छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स जो एग्जाम में आप देखिएगा, क्वेश्चन बैंक हमेशा आते हैं, एलर्जी को लेके और दूसरा ऑटो इम्यूनिटी के लेके। और हम देखते हैं स्टूडेंट्स जो है बार बार एग्जाम में एलर्जी को लिखते हैं कि एलर्जी एक बहुत बड़ी बीमारी है और ये जो है बहुत फैलती है, ये बहुत खतरनाक होती है। लेकिन आपसे आंसर में जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो तीन ही चीज एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप बताइए कि ये इम्यूनो सिस्टम की हाइपर एक्टिविटी है, आप बताइए कि कौन सी एंटीबॉडी यहाँ प्रभावी है, आप बताइए कि कौन से सेल के द्वारा कौन सा केमिकल रिलीज किया जा रहा है, और आप बताइए कि कौन कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं। ये चार कोर लाइन है जो आपसे आंसर में एक्सपेक्ट किया जाएगा। ठीक वैसे ही ऑटो इम्यूनिटी जब कभी भी आप बात करेंगे तो सिंपली बात यही होगी कि ऑटो इम्यूनिटी में इम्यूनो सिस्टम अपने और पराये के भेद को नहीं समझ रहा है, और ऐसा करके वो क्या कर रहा है, अपनी ही कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त कर रहा है, और इससे शरीर में जो विकार उत्पन्न हो रहा है उसको तो नाम आपने दिया ऑटो इम्यूनिटी, और उदाहरण में ये याद रखेंगे रूमेटाइड अर्थराइटिस और थायराइडाइटिस। ये दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो ऑटो इम्यूनिटी के एग्जाम में आते हैं। तो अभी तक जो आपने हेल्थ और डिजीज के सेक्शन में जो चीजें कवर की हैं, उसमें आपको कवर कराया गया है कि हेल्थ क्या है, डिजीज क्या है, आपको वो लिस्ट बताए गए हैं कुछ जो
बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोन से होने वाले रोग हैं उनके बारे में बताया गया है। एग्जाम में 5 नंबर के लिए बड़े क्वेश्चंस के तौर पे 3 बड़ी बीमारियों का जिक्र किया गया है, जिसमें आपको अलग अलग वीडियोज के माध्यम से कैंसर के बारे में, मलेरिया के बारे में और एड्स के बारे में बताया जा चुका है। आप उन वीडियोज लिंक से इन लॉन्ग क्वेश्चंस की तैयारी वहां से आप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे प्रतिरक्षी तंत्र के बारे में बताया गया कि प्रतिरक्षी तंत्र जो है, इम्यूनो सिस्टम जो है, किस तरीके से जन्म से डेवलप होता है, कुछ हम एक्वायर करते हैं, कैसे हम इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। तो अलग अलग माध्यम से आपको एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी का भी आपको रोल बताया गया है। अभी आज के क्लास में बताया गया कि प्रतिरक्षी तंत्र जो है या प्रतिरक्षी कोशिकाएं जो है, कभी कभी जरूरत से ज्यादा ओवर स्मार्ट हो जाती हैं या अंडर परफॉर्म करने लगती हैं, तो वैसी स्थिति में भी शरीर को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और उस कड़ी में आज की क्लास में हम लोगों ने 2 विकार की डिस्कशन किया। एक को हमने एलर्जी के नाम से और दूसरे को ऑटो इम्यूनिटी बताया। दोनों के एग्जाम्पल, सिम्टम्स और सिचुएशंस को आप अच्छी तरीके से समझेंगे। अब आता है कि कुछ बॉडी के ऐसे सेल हैं जो एकदम से स्पेशलाइज्ड हैं कीटाणुओं को मारने के लिए और रोगों से लड़ने के लिए। वैसे अंग जो है हमारे बॉडी में लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो अगला जो हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है लसिकाब अंग के बारे में, लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में। ये वो अंग होते हैं जो लिम्फ प्रोड्यूस करते हैं और सही मायने में ये रोग से लड़ने में और कीटाणुओं से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। तो इस वीडियोज में एलर्जी और ऑटो इम्यूनिटी तक का ही साथ रहेगा। अगले वीडियोज में हम लोग बात करेंगे लसिकाब अंगों के बारे में, लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में, और वो किस तरीके से हमारे बॉडी में लिम्फ के माध्यम से रोग से लड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।